सभी साधक भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसे कि पिछला पॉइंट मैंने आप सबों के सामने डिस्कस किया, गुरु माँ को मैंने अपशब्द क्या कहे या नहीं कहे इस पर। अभी दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। दूसरा पॉइंट जो कि मुझे उस पत्र के अंदर दिखा, वो पॉइंट था इस बारे में कि अम्बरीश के बारे में मैं कोई उसकी बदनामी करने की कोशिश कर रहा था, और स्वामी जी ने भर भर के उसकी पत्नी के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे। ठीक है, अब ओवरऑल में यहाँ पर मेरा एक कहना है, जहाँ तक इस एक वर्ड का सवाल है कि मैं कुछ उसको बदनाम करने के लिए कुछ लिखा या कुछ बोला। देखिए, मैंने 2 तारीख को गुड़ी पड़वा के दिन सबसे पहले एक वीडियो निकाला जिसमें मैंने इतना ही कहा कि यहाँ की पॉलिटिक्स के चलते मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। इसमें मेरा और कोई भी उद्देश्य नहीं है। मेरे को खुद को सिर्फ यहाँ ध्यान का प्रचार करने हेतु ही मैं यहाँ पर आया था, और उस बात पर मैं आज भी कायम हूँ। इसी कारण से मैं यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। दूसरा वीडियो मैंने ऑरा ऐप के विकल्प के रूप में निकाला, और ऑरा ऐप के विकल्प के रूप में भी जो निकाला उसमें स्वामी जी कहने लगे कि अनधिकृत तरीके से किया, ना ऐसा किया वैसा किया। उस पर कभी बाद में चर्चा करूँगा क्योंकि उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि अम्बरीश भाई को बदनाम करने का मैंने प्रयास किया, तो मैं तो आपसे इतना ही पूछता हूँ कि ऐसा कोई एक लेटर या एक वीडियो, एक ऑडियो या एक मैसेज मैंने लिखा हुआ कृपया करके दिखाइए जिसके अंदर मैं अम्बरीश भाई की बदनामी कर रहा हूँ। अम्बरीश भाई का एग्जैक्टली क्या दिक्कत है मेरे साथ में, आप सबों के साथ में आज शेयर कर ही देता हूँ, क्योंकि अब जब बदनामी का टैग भी लग ही चुका है तो फिर भाई वास्तविकता बताने में मुझे क्या दिक्कत है। बदनाम करने वाला मैं क्यों? मैं तो सिर्फ सत्य बता सकता हूँ, वो सत्य है, बदनाम नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए, बात सिर्फ इतनी थी। ये बात है 2011 या 12 के आसपास। एक साधिका की शादी हुई एक साधक के साथ में, समर्पण विवाह के अंदर उनकी शादी हुई थी, और दीपक शर्मा और तुलसी करके लड़की थी, राजकोट की रहने वाली थी तुलसी, और ये दीपक शर्मा अजमेर या कहीं से आए थे, जयपुर साइड से कहीं से। तो इन दोनों की शादी हुई, और कहीं ना कहीं होता ये था कि भाई दांडी का उस टाइम आने का कार्य चल रहा था, उस हेतु ये शायद जुड़े थे कुछ। और गुरुदेव ने मुझे खुद उस समय कुछ कार्य दिए थे 2011 के साल में। वो था कुछ राष्ट्रपति का एक लेटर बनाना था, राष्ट्रपति के पास से बनवा के लाना था। प्रतिभा ताई पाटिल का आपने शायद देखा होगा। और 2012 में आते आते मुझे कच्छ के आश्रम का कुछ आने का प्रभाव आ रहा था, उसके रिगार्डिंग मुझे कार्य करने की आवश्यकता थी। मेरी एक ही दिक्कत हो रही थी कि मुझे वो कार्य करने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं था। देखिए, मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरी खुद की लाइफ में मैंने सिर्फ टेक्निकल नॉलेज गेन की है, तो हर व्यक्ति को ना हर कार्य नहीं आ सकता। तो ऐसे में ना जिस क्षेत्र का जो व्यक्ति हो, उस क्षेत्र को हमें उस व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। तो इस तरीके से वो व्यक्ति के पास से कहीं ना कहीं गुरु कार्य जो थे मैंने उसको अलॉट करे, क्योंकि और कोई उस समय उपयुक्त नहीं दिख रहा था, और कई साधकों ने पहले ही प्रयास कर लिए थे और हो नहीं रहा था। तो इन सब सिचुएशंस के अंदर 2011-12 के साल की ही बात है, होने ये लगा कि मैं तो भाई गुरु कार्य में एक्टिव हो रहा था 2011 में, और मैंने आश्रम पर सबसे पहले मैनेजमेंट के लिए विज़िट करना शुरू किया, क्योंकि मैं ऐसा मानता था कि भाई अगर मुझे कुछ भी देखना है तो हमारे आश्रमों पर ही सब साधक आते हैं, और सभी साधक कहते हैं कि भाई आश्रम में ये तकलीफ़ है ना, आश्रम में वो तकलीफ़ है। कम से कम वो तकलीफ़ है नहीं है, उसको सॉल्व कैसे करें ये हमको देखना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तो आश्रम पर मैंने जाना शुरू किया
जब आश्रम पर जाना शुरू किया तब अम्बरीश भाई को जो भी लगा होगा, उन्होंने स्वामी जी को बोला, स्वामी जी या अनुराग भाई जो हैं वो आश्रम पे जाते हैं तो मेरा कोई नहीं सुनता है, हर कोई अनुराग भाई का ही सुनता है, फिर ना मुझे कार्य करने में मज़ा नहीं आता है। तो अम्बरीश भाई जो थे उनको कहीं ना कहीं इस बात की क्या इनसिक्योरिटी इस समय थी मुझे नहीं पता चल रहा था, लेकिन उसके चलते अम्बरीश भाई को शायद ऐसा लग रहा था कि आश्रम पर मैंने नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं आऊँगा तो शायद उसका कोई सुनेगा नहीं। और इन सब इनसिक्योरिटीज़ के चलते उन्होंने स्वामी जी को बोला तो स्वामी जी ने मुझे बोला कि अनुराग तू ना अभी आश्रम पर मत जा, आश्रम ना अम्बरीश को संभालने दे, अम्बरीश संभालेगा, धीरे धीरे करके उसकी मन की इनसिक्योरिटी हट जाएगी तो फिर तू जाने लगना। तो मैंने कहा ठीक है स्वामी जी, नहीं जाता, आश्रम नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो फिर उस समय मैं साहित्य पर जाता था, साहित्य पर जाने के बाद में फिर मैं भवन पर भी जाता था, यानी कहने का मतलब मैंने आश्रम पर जाना बंद कर दिया। बहुत से साधक मुझे पूछने लग गए, अनुराग भाई आप आश्रम पे दिखते नहीं, आश्रम पे क्यों नहीं आते, आश्रम आइए, आपकी आवश्यकता है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा नहीं, अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ में, अब घर में की बात है, सबको बोलना भी सही नहीं लगता उस समय, तो मैंने कोई ज़्यादा उस समय बोला नहीं उस बात पर। और उस बात पर से फिर समय के साथ में कुछ दिनों के बाद स्वामी जी को अम्बरीश भाई बोलते हैं कि भाई भवन जो है, भवन के अंदर अनुराग भैया जो है ना वो सब कंट्रोल कर रहे हैं और मैं भवन पे जाता हूँ ना तो मेरी कोई सुनता नहीं है, तो ना अनुराग भाई अगर भवन पे आएंगे तो भवन पे मेरी सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो मुझे ना सिंगल हैंडेडली हैंडल करना है। और स्वामी जी ने कहा कि भाई तू भवन पे मत जा, यानी भवन पे भी जाने का मुझे रोक लगा दिया। तो मैंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है। अब मेरे लिए बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई, समर्पण है, समर्पण सबके लिए है, साधक तो आ जा सकते हैं, आश्रम पे आ सकते हैं, भवन पे आ सकते हैं, लेकिन भाई घर का ही जो व्यक्ति है वो नहीं आ जा सकता, क्योंकि उसके भाई के मन में कोई ना कोई इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है। और मैंने स्वामी जी को बोला, स्वामी जी एक एक करके इस तरह से तो मैं यहाँ नहीं जाऊँ, फिर वहाँ नहीं जाऊँ, फिर जाऊँ कहाँ। तो गुरुदेव बोले नहीं तू कर ना, बाकी के जो गुरु कार्य है कर, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि चलो अब क्या गुरु कार्य में ढूंढ सकता हूँ, उसको ढूंढूँ। तो मुझे ऐसे ही सोचा कि क्यों ना सेंटर्स पर विज़िट किया जाए, क्योंकि सेंटर्स तो पूरे देश में फैले हुए हैं, कम से कम मेन सेंटर्स को अपन विज़िट कर सकते हैं। और उन सेंटर्स पर विज़िट करने के बाद में साधकों के साथ में हम जुड़ेंगे तो साधकों की समस्याएं समझ सकेंगे और उससे हम समर्पण में बेहतरी के लिए अपन कुछ कार्य कर सकते हैं, अच्छे इंस्ट्रक्शन या कुछ अच्छी SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के मैंने गुरुदेव को उस टाइम पूछा कि भाई ये सेंटर्स तो मुझे बुला भी रहे हैं लोग, तो मैं जाऊँ। तो स्वामी जी बोले कि हाँ ठीक है जाओ। तो उस समय मैं गया कच्छ, शायद मेरी शुरुआत तो मुंबई से हुई थी, तो मुंबई में दादर में हुआ था पहला कार्यक्रम। और साधकों का तो बहुत इतना हर्षोल्लास से साधक आए, सब बहुत अच्छा कार्यक्रम भी हुआ। अब दिक्कत ये हो जाती है कि भाई भले मैं सब साधकों से बात करने आया हूँ, पर सब के सब साधक कहीं ना कहीं भाई स्वामी जी का बेटा है तो भाई कुछ तो बोलना चाहिए। और आध्यात्मिक बात है तो भाई स्वामी जी बताए, हम क्या बताएंगे ना। तो हम तो भाई स्वामी जी का प्रचार करने को आए, तो भाई कुछ नहीं तो कुछ अच्छे संस्कारों की कुछ कहानियाँ बता देता था उस समय किसी साधक में। और साधक जो थे वो उनको भी बहुत अच्छा लगा। और पहले मेरा मुंबई में कार्यक्रम हुआ, पूना में कार्यक्रम एक बार हुआ, एक बार भुज में हुआ, और आश्रम पर भी एक बार किया था कच्छ में, राजकोट में भी किया था आश्रम पर, और भावनगर में भी कार्यक्रम हुआ, और यहाँ तक कि भरूच में भी मैं आया था। और बहुत अच्छा चल रहा था, साधकों से मिलना जुलना हो रहा था और इतना अच्छा एक माहौल तैयार हो रहा था, मुझे भी साधकों से सीखने को मिल रहा था, मुझे अच्छा लगा। और हुआ ये कि उसी दौरान किसी एक इवेंट पर, शायद कच्छ के इवेंट पर हुआ,
कि किसी ने ना वो रिकॉर्डिंग कर लिया मेरा बोला हुआ पूरा का पूरा टॉक। हालांकि क्या 15-20 मिनट आधा घंटा ही बोलता था, बाकी तो क्या साधकों से मुझे मुलाकात करनी थी, मेरा मुख्य तो यही एजेंडा था। तो वो रिकॉर्डिंग स्वामी जी को किसी ने भेज दी कि स्वामी जी अनुराग भाई जो टॉक देते हैं ना उसका ये ऑडियो सीडी, उस टाइम सीडी चलती थी। तो स्वामी जी ने सुनी, मुझे तो पता भी नहीं थी, और स्वामी जी का मुझे मैसेज आया कि तेरी मैंने ये ऑडियो सीडी सुनी, तू तो बहुत अच्छा बोलता है, मुझे अपेक्षा नहीं थी तू इतना अच्छा बोल सकता है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ो, ये बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है आगे बढ़ो। और ऐसा बोलने पर भाई काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है कि भाई चलो कुछ तो ऐसा कार्य रहा जो कि गुरुदेव को अच्छा लगा, और गुरुदेव इतना अच्छा प्रोत्साहित कर रहे हैं तो हम उस दिशा में आगे बढ़ें। कोई बात नहीं भाई, अगर गुरुदेव को इच्छा है कि भाई हम सेंटर लेवल पर जुड़ें और आश्रम का और ये सब मैनेजमेंट अम्बरीश भाई देखें, तो कोई बात नहीं, अच्छा है, हम वो कार्य करेंगे। अपने को क्या है, अपने को तो गुरु कार्य करना है। और डॉक्टर वर्ष था वो 2013 का या 14 का ही बात होगा। और उस वर्ष में कुछ ऐसा हुआ कि अजमेर में, जयपुर में, ब्यावर में, ये 3 जगहों पर कुछ कार्यक्रम हुए। कार्यक्रमों में साधकों ने बहुत बुलाया और बहुत अच्छा कार्यक्रम भी हुआ, साधक बहुत खुश हुए, सब कुछ अच्छा रहा। और मैं जब उस कार्यक्रम में था वहाँ पर कुछ एक डॉक्टर थे अशोक पकड़िया जी, और उनका कार्यक्रम वहाँ पे हुआ था डॉक्टर वर्ष के उपलक्ष्य में, पद्मश्री उन्हें मिला हुआ था, तो बड़ी बात थी। और उनको स्पिरिचुअलिटी और मेडिकल साइंस के बीच ही उनका रिसर्च था जिसके ऊपर उन्हें पद्मश्री मिला था। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम भी हुआ और मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा मन से कि इतने बड़े महानुभाव का मुझे टॉक सुनने को मिला। और उस कार्यक्रम के बाद में मैं जब घर पर लौटा, तो घर पर लौटने पर सुबह सुबह स्वामी जी ने मुझे बुलाया चाय के समय पर कि भाई थोड़ा जल्दी आ जाना, कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। तो मैंने कहा ठीक है स्वामी जी, बताइए। तो सुबह स्वामी जी ने ये कहा कि भाई मेरा कोई मित्र है, और वो मित्र जो है उसका खुद का एक गराज है, और गराज में ना वो हमेशा जो मैकेनिक होते हैं और जो टेस्ट ड्राइवर्स होते हैं, तो ना वो मैकेनिक अलग रखता है और टेस्ट ड्राइवर्स अलग रखता है। टेस्ट ड्राइवर्स का काम सिर्फ गाड़ियाँ टेस्ट करना होता है, वो मैकेनिक का काम नहीं करते हैं। और मैकेनिक का काम सिर्फ मैकेनिक का काम होता है, वो टेस्ट ड्राइविंग नहीं करते हैं। अतः उसका कहना था कि अगर मैकेनिक एक बार टेस्ट ड्राइविंग में, स्वामी जी का कहना था कि मैकेनिक अगर एक बार टेस्ट ड्राइविंग करने लग जाए तो उसको फिर मैकेनिक का काम करने में मज़ा नहीं आता, ऐसा उस गैराज वाले का कहना था। तो स्वामी जी ने बताया, तो मैंने कहा कि स्वामी जी आप ये बात कह रहे हैं तो इसका कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो स्वामी जी बोले कि तू और अम्बरीश दोनों ना समर्पण के ना मैकेनिक हो, तो तुम लोग ना टेस्ट ड्राइव लेने का काम मत करो। यानी कि तुम जो अभी अम्बरीश तो कहीं जा नहीं रहा और तू ही सब सेंटरों पर विजिट कर रहा है, तो सेंटरों पर विजिट ना तू बंद कर दे। अब मेरे लिए इतनी दिक्कत का काम हो गया, क्योंकि मेरे पास तो सेंटरों की लाइन लगी हुई थी, सारा सेंटर बुला रहा था आइए आइए, और साधकों को क्यों नहीं अच्छा लगेगा, गुरु परिवार का कोई भी सदस्य अगर आकर के मिल रहा है तो अच्छा ही लगना था। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे ना कोई कारण समझ नहीं पड़ा। एक तरफ जहाँ स्वामी जी मेरी तारीफ कर रहे थे और कुछ ही कार्यक्रम हुए नहीं कि स्वामी जी बोले कि तू जाना बंद कर दे, और फिर मैंने जाना बंद कर दिया। मेरे लिए दिक्कत ऐसी हो गई कि अब समझ में ही नहीं आ रहा था, ना आश्रम जाना, ना भवन पे जाना, और ना ही मुझे कहीं सेंटर पर जाना। तो मेरा कार्य क्या है और मैं क्या कार्य करूँ। और बाद में होने ये लग गया कि भवन के ऊपर से फाइलें मेरे पास आती थी साइन करने के लिए कि भैया ये फाइलें आई हैं, देख लीजिए, ओके लगती हो तो साइन कर दीजिए। और मुझे प्रश्न ये पड़ता था कि बार बार ये मेरे पास फाइलें क्यों आती है, जब अम्बरीश खुद भवन पे रोज जाता है तो उसकी साइन क्यों नहीं दे रहे, वो उसको महत्व क्यों नहीं दे रहे। फिर अम्बरीश को तो ऐसा लगेगा ही ना कि अनुराग भाई सब चीज़ों में खुद का कमांड कर रहे हैं, खुद का ले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इनसिक्योरिटी उसकी कैसी जाएगी। तो मैंने स्वामी जी
को तो नहीं बोला, लेकिन मैंने वहाँ पर उस टाइम संगीता दीदी थी, मैंने उसको ही बोला, मैंने बोला ये फाइलें बार बार मेरे पास क्यों आती है? तो बोले भैया वो अम्बरीश भैया ना वो आते नहीं हैं, फिर कोई आता नहीं है तो हम किसको भेजें, समझ में नहीं आता, इसलिए हम बाबा धाम पे भेज देते हैं कि आप ही साइन कर दो। तो मैंने बोला आप अम्बरीश से साइन लो ना, वो वहाँ पर आता है, जब भी आता है उससे साइन लो। बोले भैया वो आता ही नहीं है, कभी कभार आता है और 5 मिनट में करके निकल जाता है और बाद में कभी आता ही नहीं। तो मुझे उस टाइम समझ में ये नहीं आया कि वो आ क्यों नहीं रहा ऑफिस में। और दूसरी तरफ हो ये रहा था कि मैं सोचा कि शायद हो सकता है आश्रम पे रोज़ जाता होगा। तो एक बार क्या किया कि मैंने जिस दिन ये पता चला कि वो भवन पर नहीं है, मैंने आश्रम पे तपास करी कि अम्बरीश शायद आश्रम पे हो। तो उसको मैंने आश्रम के जो क्या कहते हैं मैनेजर है उसको फ़ोन किया कि अम्बरीश भाई हैं क्या, उनका नंबर नहीं लग रहा। तो बोले कि नहीं भैया अम्बरीश भाई तो काफ़ी दिनों से नहीं आए। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि आश्रम पर ही जाता नहीं, भवन पे ही जाता नहीं, तो ये जाता कहाँ है? और इस बात पे काफ़ी मुझे प्रश्न लगने लग गए। ये बातें जब हो रही थी उसी दौरान की बात है कि क्योंकि मुझे न आश्रम पे जाने दिया जा रहा था, न भवन पे और ना ही सेंटरों पर। तो ना साधकों के बीच से, जो साधक मेरी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, उन साधकों के बीच से ऐसी बातें मेरे पास में आ रही थी कि भैया ऐसी ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं, शायद रूमर्स ही होंगी लेकिन ऐसे सुनने में आ रही हैं। मैंने बोला क्या बात है? बोले भैया पता नहीं गले के नीचे ही नहीं उतर रही। ऐसा कह रहे हैं कि भाई आप कुछ घर में पॉलिटिक्स खेलते हो, आप घर में वातावरण ख़राब कर देते हो, इसलिए स्वामी जी ने आपको घर में बैठा दिया है, बाहर नहीं जाने दे रहे, और आप घर में ही पॉलिटिक्स खेलते हो। वो चीज़ जब से स्वामी जी को पता चली है, स्वामी जी आपको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बोले भैया फिर क्या बात है, आप आइए ना। अब मैं उनको कोई जवाब भी दे नहीं सकता था कि क्या कारण है क्या नहीं है, और वास्तविक कारण तो वही स्वामी जी ने खुद ही मना कर दिया था, तो मैं नहीं जा रहा था। तो उन दिनों में फिर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि साधकों के अंदर ऐसी बातें रूमर्स के रूप में फैलाने लग गए। और बाद में मुझे ये पता चला राजकोट से एक साधक के पास से, नाम तो याद नहीं आ रहा उसका, उसने ये बताया कि ये सारे रूमर नहीं है, अम्बरीश भाई खुद ही बोल रहे हैं सब जगह पर, इसलिए लोग मान रहे हैं इन बातों को कि आप जो है ऐसा ऐसा कर रहे हो। और मुझे उस बात से बहुत बहुत दुख पहुंचा, बिकॉज एक तरफ जहाँ वो घर पर स्वामी जी को ये बोलता था कि भाई अनुराग भाई को मत जाने दो, उससे मेरी कोई सुनता नहीं, लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं हो कि तुम मेरे बारे में पब्लिक में ऐसी बातें करने लग जाओ। और इस कारण से मैं कितने ही सालों तक इवेंट्स में नहीं आया, कहीं ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, सिवाय चैतन्य महोत्सव गुरु पूर्णिमा के कहीं नहीं आता था मैं। तो मेरी अपीयरेंस बंद हो गई, इससे साधकों में रूमर्स ज़्यादा फैली, और मैं जाता तो स्वामी जी ने मना किया हुआ था, और नहीं जाता तो रूमर्स फैल रही थी। लेकिन मैंने वो सब कुछ सहन कर लिया। मैंने कहा कि अब, और मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा, बहुत ज़्यादा बुरा, कि भाई बिना किसी गलती के किसी आदमी को इस तरीके से आप जलील करोगे भर पब्लिक के अंदर, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो उस टाइम तो सब घूंट में पी गए, लेकिन बाद में मुझे यह प्रश्न पड़ा कि ये हमारे भाई साहब कहाँ जाते हैं फिर? ना वो ऑफिस जाते हैं, ना वो आश्रम जाते हैं। तो एक बार मुझे पता चला कि भाई ये बार बार जो है वो दीपक शर्मा के घर पर जाते हैं। अब मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक आश्चर्य की बात ये हो गई कि दीपक शर्मा के घर पे ही जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? तो बाद में उनकी, दीपक शर्मा की माँ और बहन वहाँ पर थी, और माँ और बहन से उनकी एक बार में जाके मिल के भी आया। तो उन्हें मैंने पूछा कि अम्बरीश भैया आते हैं? तो बोले हाँ आते हैं। अब देखिए उनके परिवार में कोई भी, उनका क्या, कोई XYZ कोई भी परिवार हो, जो गुरु है, गुरु के परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी पर भी डाउट नहीं ले सकता। एक आम साधक गुरु के परिवार पर कभी गलत दृष्टि से कभी डाउट नहीं ले सकता। और अम्बरीश भाई वहाँ पर जाते थे, वो और उसकी दीपक शर्मा की जो वाइफ थी तुलसी, दोनों अकेले ऊपर बैठे रहते थे
इस बात पर कोई भी डाउट नहीं लेता था, क्योंकि अम्बरीश गुरुपुत्र है, इस पर कोई डाउट नहीं लेता। दूसरी बात, वैसे तो वो राजस्थान को बिलोंग करते थे, लेकिन इतने कॉन्जर्वेटिव माइंड के होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अम्बरीश पर या किसी पर भी डाउट नहीं लिया कि उनके बीच कुछ भी गलत हो रहा होगा। उन्होंने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया, क्योंकि हमेशा दीपक शर्मा और उसकी वाइफ के बीच झगड़े होते रहते थे, और उनको लगता था कि शायद अम्बरीश भाई से संगत होगी तो उनके झगड़े शायद कम हो जाए, या कुछ भी होता है ना, साधकों को लगता है भी थोड़ा चैतन्य लेके आएंगे तो भाई संगत में शायद अच्छा असर पड़ जाएगा, तो लड़की थोड़ी शांत हो जाएगी, और इस कारण से वो कभी डाउट नहीं लेते थे उनके ऊपर। और होता ये था कि भाई गुरुपुत्र पर कोई डाउट नहीं लेता ना, तो मैंने कहा कि अम्बरीश भाई रोज आते हैं, तो बोले हाँ लगभग तो रोज ही आते हैं वो तो। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने बोला कि कितने से कितने तक रखते हैं, क्योंकि मेरे सामने वो उस समय ऊपर ही था बैठा हुआ, और मैं आया इसलिए थोड़े टाइम के बाद वो तुरंत नीचे उतर के निकल गया, और वो गाड़ी लेके निकल गया उस समय सामने मेरे। तो मैंने उनकी माँ को और बहन को इतना ही पूछा कि मैंने अम्बरीश भाई को आप नीचे ही बैठा दिया करो ना साथ में, ऊपर बैठने की क्या ज़रूरत है अगर। तो बोले नहीं, एक्चुअली क्या है, वो तुलसी जो है वो अम्बरीश को तो भाई मानती है, अम्बरीश भैया ने उसको बहन माना है, और राखी तक बांधी थी अम्बरीश को तुलसी ने। तो भाई अब एक भाई बहन का माहौल था, तो उस भाई बहन के माहौल के अंदर कोई ऐसा डाउट की दृष्टि से क्यों देखेगा किसी की तरफ भी। तो इन सभी ने इन चीज़ों को इग्नोर किया, लेकिन मुझे बड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि देखिए यही दिक्कत है, गुरु के परिवार को आप उस दृष्टि से कभी देखते नहीं, तो आप सब आंखें मूंद लेते हैं। कुछ ऐसा इनके साथ हुआ होगा, और बाद में जब तक मुझे ये बातें आगे जाकर के पता चली, तो मैंने ये देखा कि इनके झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे दीपक शर्मा और तुलसी के। तो तुलसी जो थी वो घर छोड़ करके निकल गई थी, और घर का भाड़ा भी वो दीपक शर्मा से ही मांगती थी, और वो भाड़ा भरता था, सब कुछ करता था, ठीक है। लेकिन दिक्कत इसमें ये हो गई कि मुझे ये समझ में नहीं आता था कि अब अम्बरीश उसको ही मिलने को जाता है या नहीं जाता है। और मैंने ये सोचा जो भी है, अगर इस कारण से अम्बरीश नहीं आ रहा है भवन पर या आश्रम पर, तो भाई मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस चीज़ में से अम्बरीश को जल्द से जल्द बाहर निकालूं। और ये चीज़ ठीक नहीं दिख रही थी, इतना ज़्यादा मिलना जुलना थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे। और ये बातें मैंने स्वामी जी गुरुमा को भी नहीं बोली, क्योंकि अननेसेसरी मैं स्वामी जी गुरुमा का क्यों मन खराब करूँ, जब ज़रूरत ना हो मैं खुद कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि ये दीपक शर्मा और उसकी माँ बहन को भी मैं क्या कहते हैं यहाँ से रवाना होने को ही कह दूँ, तो होगा ये कि अपने आप से ही उसकी वाइफ भी चली जाएगी यहाँ से, और फिर जाहिर सी बात है अम्बरीश भाई को फिर कार्य जो है वो दिखेंगे, यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे। हुआ ये कि ये लोग तो चले गए, और मैं अपना शांत हो गया कि अब शायद अम्बरीश भाई सब कुछ करते होंगे। तो फिर से देखा तो वही सब जगह से वही आ रहे हैं फाइल्स मेरे पास में, फाइल साइन करो भैया, फाइल्स आप देखो। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने बोला अभी भी अम्बरीश भाई नहीं आ रहे क्या? तो बोले नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने आश्रम पर भी पूछताछ करी, तो आश्रम पर भी नहीं जा रहे। अब मुझे थोड़ा ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन मैंने बोला अब ये हमारे भाई साहब जाते किधर हैं। बाद में एक दिन यहाँ पर एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, उधर एक वॉचमैन है। वो वॉचमैन एक्चुअली पहले A1 पर, यानी कि जहाँ पर गुरमौर है गुरमौर का, वहाँ पर भी पहले वो वॉचमैन था। उस वॉचमैन ने ही एक दिन मुझे बताया, बोले कि एक दिन यानी मैं वहाँ पर एक ATM पर गया था, तो उधर वो मिल गया मुझको, मुझे नहीं पता था वो वहाँ कार्य करता है। तो उसने बोला कि भैया वो एक बात बताओ। मैंने बोला बताओ। बोले भैया वो पहले वो अम्बरीश भैया बार बार आते थे ना वो दीपक शर्मा वाले घर पर। तो मैंने बोला कि हाँ। तो बोले भैया वो उसकी वाइफ और अम्बरीश ना अभी भी दिन दिन भर बैठे रहते हैं। तो मैंने कहा क्या? मैंने बोला वो तो चले गए राजस्थान, तो ये कैसे, यानी ये कैसे हो सकता है? उसने बोला भैया नहीं, बोले वो उनकी जो बीवी है वो राजस्थान नहीं गई है, वो यहीं रहती है। मैंने बोला कहाँ रहती है?
तो उसने मुझे जगह दिखाई जो कि एग्रीकल्चर कॉलेज के लगभग सामने ही मकान था, और उस मकान में दोनों हुआ करते थे। और भैया अम्बरीश भाई की जो गाड़ी थी उस टाइम i10 वो लाल रंग की, वो सब जानते थे, इसलिए वो बोला कि वो हमेशा खड़ी रहती है, पूरे दिन खड़ी रहती है और बाद में फिर वो चली जाती है। अब मुझे बड़ा अजीब हो गया कि अब मैं क्या करूं, इस परिस्थिति को अब कैसे मैं ठीक करूं, क्योंकि देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा घोर परिस्थिति और घोर अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ऐसी बातें अगर साधकों को पता चलने लग गई, जो कि ऑलरेडी क्या कहते हैं एक वॉचमैन तक को पता चल रही थी, तो बाहर भी बातें फैलती हैं और बदनामी ना केवल समर्पण की होगी, गुरुदेव की होगी, मेरी होगी, गुरु परिवार की होगी। और इन चीज़ों को बचाने के लिए मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं अब स्वामी जी गुरुमा को ये सब बताऊँ। तो मैंने ये तय किया कि भाई अब कुछ भी हो जाए, ये भले कटु सत्य है लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने स्वामी जी और गुरुमा को ये बातें तुरंत बता दी। और इतना ही नहीं, उनके इससे पहले भी कई बातें ज़रा मुझे अजीब भी लगी थी, वो सब मैंने गुरुमा स्वामी जी को बोली भी थी, जिसके कारण मुझे करीब करीब लगभग ऐसा कुछ महसूस हो रहा था कि उनके बीच में कुछ चल रहा है जो कि ठीक नहीं है, अनैतिक है। तो मैंने स्वामी जी को एक बात कही, मैं बोला स्वामी जी इसको लड़के को थोड़ा संभाल लीजिए, अन्यथा फिर यह हाथ से निकल जाएगी बात और हम क्या मुँह दिखाएंगे दुनिया को ऐसा सब हो जाने के बाद में। तो उसके बाद में स्वामी जी उस टाइम बहुत जल्ला उठे, क्योंकि देखिए स्वामी जी ऐसी चीज़ थोड़ी चलाएंगे ये, और स्पेशली एक आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर इस तरह की घटना को तो कोई गुरु नहीं चला सकता, तो स्वामी जी भी नहीं ही चलाएंगे। तो स्वामी जी ने अम्बरीश को बुला करके उस चीज़ के लिए डांटा कि तेरा उसके साथ में ऐसे ऐसे अनैतिक संबंध है, ये है, वो है, सब कुछ बोला होगा स्वामी जी, गुरुमा के सामने ही बोला था। हो ये गया कि अम्बरीश भाई ने पूरा का पूरा आरोप मेरे ऊपर ही डाल दिया। वो बोले कि अनुराग भाई जो हैं वो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, मेरा जो चरित्र है उसका हनन कर रहे हैं। स्वामी जी आपको तो अभी बताया अनुराग भाई ने, मेरे बारे में तो अनुराग भाई ने पहले ही पर्चे बांट करके मेरी बदनामी शुरू कर दी है स्वामी जी, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ऐसी बातें सुनने पर स्वामी जी गुरुमा मेरे ऊपर ही डाउट लेने लग गए कि ये अनुराग ही जानबूझ करके ऐसा कुछ कर रहा होगा। मैंने बोला कि मैं ऐसा क्यों करूँगा स्वामी जी, मुझे कोई चीज़ें दिखी, आपको बोली, कृपया करके आप उनको ठीक कीजिए, नहीं तो ये चीज़ें बहुत गलत दिशा में चली जाएंगी। समय निकलता जा रहा है, एक्ट करने की ज़रूरत है, देखते रहने का समय नहीं है। तो स्वामी जी गुरुमा उस समय इग्नोर कर गए उन बातों को। मैंने कहा कि स्वामी जी एक तरफ ये घटना घट रही है, दूसरी तरफ अम्बरीश भाई लोगों को ये बोल रहे हैं कि भाई मैं पब्लिक में जो है वो पॉलिटिक्स खेल रहा हूँ, घर के अंदर ऐसी बातें कह रहे हैं, और उसके वजह से पब्लिक मेरी तरफ गलत नज़र से देखने लग गई है स्वामी जी। तो स्वामी जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन गुरुमा बोले कि अरे अनुराग कुछ नहीं, पब्लिक का तो क्या है, वो तो बोलती रहती है, ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, वो तो क्या है कब तक बोलती रहेगी, और तू जब ऐसा कोई पॉलिटिक्स खेल ही नहीं रहा है तो अपने आप ही दुनिया को पता चल जाएगा, तुझे बोलने की क्या ज़रूरत है, किसी को भी बोलने की क्या ज़रूरत है। मैंने बोला कि गुरुमा स्वामी जी क्षमा कीजिएगा, पर कई बार ना सत्य तो बोलने के लिए ओपन में आना पड़ता है, लेकिन गलत बातें पीठ पीछे लोग ऐसे बोल करके उल्टे सुल्टे घुमा देते हैं, और फिर लोगों को समझाना मुश्किल है, किस किस को समझाएंगे। अगर आप थोड़ा सा कुछ मैसेज पब्लिक को ऐसा दे पाओ कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ और सब कुछ नॉर्मल है, तो क्या है मेरा अननेसेसरी लोगों में जो बदनामी हो रही है उससे मैं बच जाऊँगा। तो स्वामी जी गुरुमा बोले कि नहीं ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई ऐसी बात नहीं फैलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो लोग तो मेरी तरफ टेढ़ी नज़र से देख ही रहे थे और मैं सब जगह से एक तरह से कट चुका था। और बाद में ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके मैंने सोचा कि भाई छोड़ो, ईश्वर पे ही छोड़ देते हैं इन बातों को, कहाँ इन मैटर में पड़े। अगर ईश्वर को कहीं दिखाना होगा तो कोई ना कोई रास्ता दिखा देगा, और ये सब चीज़ें कैसे बचा सकते हैं उसके लिए मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन स्वामी जी गुरुमा को अब सिर्फ बोल करके काम नहीं चलने वाला, कुछ ठोस मेरे पास जब तक नहीं आता मैं उन चीज़ों पर कुछ भी अब नहीं कर सकता। तो मैंने उस समय फिर सब
छोड़ छाड़ दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब तो मैं क्या कर सकता हूँ। दिक्कत मेरी ये हो रही थी कि क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जा रहा था, मैं आश्रम भी नहीं जा रहा था, कहीं भी नहीं जा रहा था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था मैं क्या करूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि बार बार सारी फाइलें मेरे पास ही आ रही थी और मुझे ही सबको देखना था, सब कुछ मुझे ही करना था। मैंने सोचा अगर सब कुछ मुझे देखना ही है, घर ही बैठ के देखना है, तो क्यों ना कुछ क्रिएटिव करा जाए, कुछ नया किया जाए। तो उस समय सबसे पहली बार मुझे अनुभूति पोर्टल का आइडिया सूझा और उस समय जैसे मुझे आइडिया सूझा, मैंने उसके पॉइंट्स लिखने चालू कर दिए और उसका पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप किया, सोचा कैसे बनेगा, क्या करेंगे आगे, कैसा उसका प्रॉस्पेक्ट रहेगा। और सब चीज़ें करने के बाद में मुझे इतना देख करके आनंद आ गया। मैंने बोला ये कार्य अगर आगे बढ़ा तो कितना फ़ायदा होगा साबित होगा। और इस चीज़ को देख करके मैंने स्वामी जी, गुरु माँ दोनों को बोला। मैंने बोला मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहता हूँ और ये जैसे मैं सोच रहा हूँ मैं करूँगा, मैं बोला वैसे भी घर पे बैठ करके ही तो मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तो आगे भी देख पाऊँगा। और यही नहीं, आने वाले समय में जो आचार्य हैं वो घर पे बैठ के देख पाएंगे सारी डिटेल्स, सब कुछ एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह बना दूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। उस समय क्या था, क्योंकि अम्बरीश भाई को इनसिक्योरिटी थी और स्वामी जी जो थे उनको खुद को ऐसा लगता था कि भाई अम्बरीश भाई को अगर मैं नहीं बताऊंगा, यानी अगर वो बातें पूरी नहीं बताई तो अम्बरीश भाई की इनसिक्योरिटी शायद और बढ़ जाएगी। तो स्वामी जी ने मुझे ये कहा कि नहीं, जो भी बातें कहनी है ना वो घर के सारे मेंबर्स के सामने खुल करके कह, सबके सामने बातें रख, तुझे क्या करना है क्या क्या नहीं करना, तेरे सारे पॉइंट सबके सब एक्सप्लेन कर, और अगर सबका अप्रूवल मिल गया तो ही तुझे कार्य आगे बढ़ाना है। तो मैंने सोचा ठीक है स्वामी जी, कोई बात नहीं, कर देते हैं, कल सुबह मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। और बाद में अगले दिन मैंने सुबह जब एक्सप्लेन करना शुरू किया तो अम्बरीश भाई बीच बीच में उठ रहे हैं कि भाई मुझे क्या बोलते हैं टॉयलेट जाना है, कभी बोलते हैं मुझे कुछ काम आ गया, मुझे कुछ आ गया। जब तक मैंने सारी पॉइंट्स अम्बरीश भाई के सामने बैठ कर के नहीं सुनाए, स्वामी जी ने उस चीज़ को अप्रूवल देने से ही मना कर दिया। वो काम करने में मुझे 2 दिन लग गए सिर्फ अप्रूवल लेने के लिए, वो भी क्या, तो भाई कंसेप्ट है, जबकि एक्चुअली तो स्वामी जी गुरुमा को समझना चाहिए। लेकिन ठीक है, मैंने वो सब सहन कर लिया, कोई बात नहीं। और वो सब करके मैंने सॉफ्टवेयर फिर डेवलपमेंट के लिए फिर आगे काम आगे बढ़ाया कि भाई किससे बनवाए, कैसे बनवाए, कोडिंग किससे करें, कैसे करें, और उस पर थोड़ा सा काम आगे किया। तो मेरा ना ऐसा नेचर है कि कोई भी जो चीज़ है वो मैं जब तक कुछ एक बेसिक प्लेटफॉर्म ना तैयार हो जाए ना, मुझे ऐसी बातें हवा में करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हवाई बातें करना ये मेरी आदत ही नहीं है। मैं हमेशा कुछ ठोस करने के बाद में ही कुछ पब्लिक में डिस्क्लोज करता हूँ। उससे पहले मैं कोई बातें डिस्क्लोज करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं खुद ऐसी बातें पसंद नहीं करता जो हवाई हो। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। मैं साहित्य पे उस टाइम जाता था, क्योंकि साहित्य पे तो जा सकता था, भवन पे और आश्रम पे जाने की मनाही थी, साहित्य पे तो जा सकता था। तो साहित्य पर ही मैंने मीटिंग करी, साहित्य पर ही मैंने सब कुछ किया। साहित्य के साधकों से तो मेरा बहुत अच्छा बिल्कुल ही भाई का नाता है, पहले से रहा है। तो हुआ ये कि वो सब कुछ डेवलपमेंट में कर ही रहा था। एक समझिए 10 दिन भी नहीं हुए थे उस चीज़ को, 10 या 15 दिन मुश्किल से। और एक लड़का आया, वो आया था ऊपर निवास पर मिलने के लिए, या तो शायद प्रार्थना धाम में जाने के लिए। और उस समय हो ये गया कि वो लड़का साहित्य पर आया और उसने देखा कि मैं अंदर हूँ, तो उसने परमिशन मांगी अंदर आने की। तो मैंने बोला आओ। तो वो भैया जो थे वो किसी आईटी कंपनी को बिलोंग करते थे ना, आईटी कंपनी से थे और आईटी कंपनी में काम करते थे। और वो भैया शायद भावनगर राजकोट से कहीं से आए थे। तो वो भैया मुझे बताने लग गए कि भाई मैं ये कंपनी में काम करता हूँ और आईटी का इतना एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। मैंने सब कुछ सुन लिया, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ बातें बोली। फिर वो भाई बोले कि अनुराग भाई आपने ये ठीक नहीं कर रहे हो। तो मैंने बोला क्या? तो बोले नहीं, यानी अम्बरीश भाई ऑलरेडी आईटी का ये काम कर रहे हैं और उस काम को आप रेप्लिकेट कर रहे हो, आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना रहे हो और आप अपने ही भाई को कंपटीशन दे रहे हो आईटी का काम करने के लिए।
मैं बड़ा ही स्तब्ध ही रह गया उस चीज़ को सुन के। मैंने बोला नहीं भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। बोले देखो, अम्बरीश भैया ने लेटर भी निकाला है, वो आईटी का काम करने जा रहे हैं, देखो ये दिन लेटर निकाला था। मैंने बोला अरे ऐसा कोई लेटर निकाला, मैंने देखा ही नहीं, मुझे दिखाओ। तो मैंने वो देखा, वो देख करके मुझे बड़ा अजीब लगा कि उसने लेटर कैसे निकाला, और आईटी का काम तो मैं कर रहा हूँ, ये तो स्वामी जी गुरुमा ने अप्रूव किया, अम्बरीश ने भी तो ओके किया था। मैंने बोला बाय द वे, वैसे वो आईटी का क्या काम कर रहा है, आप एक्सप्लेन करेंगे? तो उसने बोला कि हाँ बताता हूँ ना। तो उसने सब एक्सप्लेन किया, और आपको जान के आश्चर्य होगा, जो जो पॉइंट मैंने वहाँ पर अम्बरीश भाई के सामने एक्सप्लेन करे थे, वो हूबहू पॉइंट्स अम्बरीश भाई ने आईटी के कुछ बंदों को बुला करके उनको एक्सप्लेन करे, और उनको बोला ये मेरा कॉन्सेप्ट है और आप जल्द से जल्द इसको पूरा कीजिए। मुझे सुनने में ऐसा आया है कि अनुराग भाई जो है ना उसकी कॉपी बना रहा है, अगर उसने कॉपी बना दी तो कहीं आप लोगों का प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं मिला तो उसके प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल जाएगा। मैंने बोला भाई सॉरी, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये प्रोजेक्ट मैं ही कर रहा था, मैंने इसके बारे में कहीं पर भी कोई डिक्लेरेशन नहीं किया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन इस बात पर अम्बरीश भाई को भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं तो वही काम फिर से दूसरा व्यक्ति इस तरीके से करे तो अच्छा नहीं दिखता। तो बोले भैया मुझे पता नहीं कौन सच और कौन झूठ। अम्बरीश भाई जो हैं उन्होंने बोला कि आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना रहे हो, सेम चीज़ को रेप्लिकेट कर रहे हो, तो भैया प्लीज़ कृपया करके ना आप दोनों भाई सुलटा लीजिए आप साथ का मामला। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि अब मैं किसकी बाजू लूँ, आपकी या उसकी। मैंने बोला भैया आप किसी की बाजू मत लीजिए, लेकिन कोई बात नहीं भैया, आप की जो भी बातें हैं वो मैं अभी समझ रहा हूँ, लेकिन इस पर मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोले भैया आप एक काम कर सकते हो। मैंने बोला क्या? तो बोले भैया अगर सच में आप जो बोल रहे हो वो सच है और आपने ही आईटी का ये प्रोजेक्ट निकाला है, तो आप आपके मन अनुसार आपका आईटी का प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए, लेकिन आप ना बस इतना कीजिए कि स्वामी जी के पास से एक लेटर निकलवा दीजिए कि ये काम आप कर रहे हो। तो मैंने बोला ठीक है, बात करूँगा स्वामी जी के साथ, कोई बात नहीं। तो शाम को मैं घर पे गया, स्वामी जी से बात करी, स्वामी जी को बोला स्वामी जी ये ऐसा ऐसा कुछ लड़का मुझे मिला था, उसने मुझे बताया कि अम्बरीश भी ऐसा कुछ आईटी का काम कर रहा है, और उसने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया। स्वामी जी मैंने जो पॉइंट्स बोले सेम के सेम पॉइंट्स उसने उन आईटी इंजीनियर्स को बोला और उनको कहा कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, और स्वामी जी उसने ये पब्लिक में सर्कुलर तक निकाल दिया कि वो कुछ आईटी का काम करने जा रहा है, उसके इस साधकों की आवश्यकता है। मैंने बोला स्वामी जी ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, और मैं कार्य करने से के बाद में बोलता हूँ, वो कार्य करने से पहले ही शुरू हो जाता है, और इससे साधकों को क्या लगेगा उनको कि भाई ये क्या कर रहे हैं, भाई भाई कंपटीशन कर रहे हैं। तो स्वामी जी को मैंने बोला स्वामी जी देखिए ये ऐसा एक तरफा मत कीजिए, अगर आप मुझे कहते हो कि हर चीज़ हर किसी के अप्रूवल से होनी चाहिए, तो अम्बरीश भाई ने कब अप्रूवल लिया था इस चीज़ का? कभी नहीं लिया। उन्होंने कब आपसे अप्रूवल लिया? ये तो तुरंत सर्कुलर निकाल दिया। तो स्वामी जी बोले कि हाँ अम्बरीश को अभी बुलाता हूँ। तो अम्बरीश को बुलाया, जैसे अम्बरीश को बुलाया तो अम्बरीश को पूछा कि भाई कहाँ पर तूने अप्रूवल लिया? तो अप्रूवल नहीं लिया था। तो बोला कि नहीं लिया तो था, मैंने आपको वो नहीं उस दिन मैंने सुबह आपको मैंने वो शाम को कुछ बोला था कि स्वामी जी मैं कुछ अच्छा सा कुछ क्रिएटिव काम करना चाहता हूँ, करूँ क्या? तो आपने अप्रूवल तो दिया था। तो स्वामी जी बोले कि बताना तो चाहिए था क्या क्रिएटिव काम। बोले अब वो स्वामी जी बताना भूल गया, लेकिन आपने अप्रूवल दिया इसलिए मैंने कर दिया। कहने का मतलब इतना ही है कि उसने उस टाइम इस तरह का काम कर दिया, लेकिन स्वामी जी ने बोला नहीं ये काम तो अनुराग कर रहा है, तो मैं मीन्स अनुराग को ही करने दो। तो वैसे भी उसको आईटी की यानी टेक्नोलॉजी की समझ है तो वो अच्छा कर पाएगा। और बाद में फिर मैंने स्वामी जी को बोला स्वामी जी उस लड़के ने ऐसा कहा कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये आप एक लेटर लिख के दे दीजिए कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ या मेरी लीडरशिप में ये काम हो रहा है, तो लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो स्वामी जी बोले कि एक्चुअली क्या है मुझे वो सब समझ में नहीं आता है, क्या लिखूँ सर्कुलर में, कैसे लिखूँ सर्कुलर, तू ही लिख कर दे दे। मैंने बोला स्वामी जी आपकी भाषा तो आप ही लिख सकते हो, मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो स्वामी जी बोले तू ही पॉइंट बना दे मैं लिख दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो स्वामी जी ने जैसे तैसे लिखा कि भाई अनुराग ये काम कर रहा है, और उसके बाद लेकिन अच्छा हो गया, उस लड़के ने जो आइडिया दिया उसकी वजह से आचार्यों का भी अच्छा सपोर्ट मिला, डोनेशन कोऑर्डिनेटर्स का अच्छा सपोर्ट मिला, जो तब तक बिल्कुल ही मेरे लिए ऐसा था कि मैं तो कहीं शुरुआत ही करी थी, तो अच्छा सपोर्ट मिलने लग गया। और वो अनुभूति पोर्टल बहुत अच्छा स्पेस पकड़ने लग गया, अच्छा पेस से काम भी होने लग गया, सब साधकों को अच्छा लगने लग गया।
और उसकी स्पीड से जो काम हो रहा था उसकी वजह से जो लोगों को आसानी हो रही थी उस सबको काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। हुआ ये कि एक्चुअली जैसे जैसे साल गुजरते चले गए, समय के साथ में मुझे कुछ बातें ऐसी सुनने में और आने लग गई कि अम्बरीश भाई अभी भी वो तुलसी के साथ यहाँ नज़र आ रहे हैं, वहाँ नज़र आ रहे हैं, और मैं उस चीज़ को कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बातें तो सुन रहा था। इन बातों को मैं अगर बोलूँगा कि भाई एक काम कर भाई, तुझे बुलाता हूँ स्वामी जी के सामने बोल दे, तो वो बेचारे बोलने को भी डरे, कोई बोले नहीं। तो मैंने फिर उन चीज़ों को इग्नोर ही किया। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास में एक भाई के पास से कुछ मैसेज आया कि भैया बहुत ही सीरियस मैटर है और ये सीरियस मैटर आपसे डिस्कस करना है, तो वो मुझे मीटिंग चाहिए आपसे। मैंने कहा ठीक है। तो उस भाई ने मुझे क्या कहते हैं कुछ कंटेंट ला करके दिए, कुछ फ़ोटोज़ थे जिसके अंदर सेल्फीज़ थे, शायद अम्बरीश और तुलसी के ही सेल्फीज़ थे, और देख करके लग रहा था कि इनके बीच कुछ तो केमिस्ट्री चल रही है। और वो सब फ़ोटोज़ देखने के बाद में मैं थोड़ा सा हिल गया। मैंने कहा भाई ये फ़ोटो तुम्हारे पास कैसे आ गए? तो वो बोला भैया ये और भी ज़्यादा दिलचस्प कहानी है। तो मैंने कहा क्या? तो बोला भैया ये सारे फ़ोटोज़ प्रताप शाह जो कि ट्रस्टी थे, मैनेजिंग ट्रस्टी रहे हैं शिव कृपाल स्वामी आश्रम ट्रस्ट के, उनके घर पर टीवी में एक हार्ड डिस्क लगी थी, उस हार्ड डिस्क के अंदर थे। मैंने कहा भाई तू इतने अंदर से निकाल के कैसे लाया? बोले भाई भैया वो तो क्या है, मैं उनके घर पर कई बार आते आते रहता हूँ, तो मूवीज़ देख रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, तो देखते देखते ऐसी चीज़ें आ गई सामने मेरे। और कोई घर पर नहीं था, यानी किचन में वो उसका कोई फ्रेंड या जो भी होगा मानकर किचन में गया था या जो भी था, कहने का मतलब कि उस बात को कोई देख नहीं पाया, लेकिन उसे पता चल गया कि किस जगह पर वो रखे हुए थे। उसने कहा कि भैया ये फ़ोटोज़ से ये चीज़ें दिखती हैं कि अम्बरीश भाई का इसके साथ कुछ तो चल रहा है, और इस चीज़ को थोड़ा भैया आप सीरियसली लीजिए। ये भैया ऐसी चीज़ें, ये कौन लड़की है पता नहीं, ऐसा वैसा, उसको तो कुछ पता भी नहीं था। तो मैंने कहा कि यार ठीक है, मैं देखता हूँ इस मामले में क्या कर सकता हूँ, ये देखता हूँ। और उसने मुझे एक आखिरी बात बोली, बोले भैया उससे भी एक सीरियस बात आपको कहनी है। मैंने कहा क्या? तो बोले भैया दिक्कत ये है कि उसके साथ में अम्बरीश भाई के कोई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जिसमें वो कहीं गोवा ट्रिप पे जा रहे हैं, वहाँ पर उनके जो प्रिंस उनका लड़का और उसका कोई कज़िन भाई था, करण कुछ नाम था उसका, पता नहीं, उनके साथ में क्या कह रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं ना, वहाँ पर बियर परोसी जा रही है ना, ऐसा सब कुछ। तो बोले भैया ऐसे सब माहौल में ना एक गुरु का बेटा जाए वो अच्छा नहीं दिखता है भैया। और आपको एक बात बताऊं, ये सारे वीडियोस, ऐसे फ़ोटोज़ प्रताप भाई के घर में क्या कर रहे हैं भैया? ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर मुझे नज़र आए, क्या उनको नज़र नहीं आए होंगे ये फ़ोटोज़? क्या उनके बेटे को पता नहीं होंगे कि ऐसे फ़ोटोज़ हैं? मैंने कहा यार मुझे कुछ पता नहीं। तो बोले भैया नहीं, मेरा कहना यह है कि ऐसे फ़ोटोज़ का ना एक ही इस्तेमाल होता है। मैंने कहा क्या? तो बोले कुछ नहीं, ब्लैकमेल करने के लिए। कभी आने वाले टाइम में अगर अम्बरीश भाई को अपने उंगलियों पे नचाना हो तो इस तरह के फ़ोटोज़ को ब्लैकमेलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऐसी चीज़ें कर भी सकता है कोई। तो बोले अदरवाइज़ अगर ये लोग सच में आपके शुभचिंतक होते तो क्या ये लोग खुद आपको ये फ़ोटो नहीं दे सकते थे? तो मुझे ये बातें काफ़ी संगीन लगी, और मैंने ये कंटेंट गुरुमा स्वामी जी के सामने रख दिया। क्योंकि ये कंटेंट मैंने गुरुमा स्वामी जी के सामने रख दिया, हो ये गया कि गुरुमा स्वामी जी बहुत ज़्यादा स्तब्ध रह गए देख करके। मैंने बोला अब इससे ज़्यादा मैं साबित नहीं कर सकता स्वामी जी गुरुमा, वो भी आपको बताऊं तो मैंने साबित नहीं किया, कोई मैं इन्वेस्टिगेशन करने नहीं किया, संभव चीज़ें हाथ में आ गई। अब आपके हाथ में है कि आपको इसमें से कैसे बाहर निकलना है, कैसे आप बाहर निकाल सकते हो अम्बरीश को। कृपया करके आप देखिए, क्योंकि इनके बीच में क्या चल रहा है ये दुनिया धीरे धीरे समझने लग गई है, वो बातें दुनिया भी जानती है स्वामी जी, अच्छी बात नहीं रहेगी, प्लीज़ कुछ कीजिए। और इसी बात पर से स्वामी जी ने अम्बरीश को झाड़ा, शायद फ़ोटोज़ वगैरह दिखा दिए होंगे, तो अम्बरीश डर गया क्योंकि अब तो कोई भागने की जगह भी नहीं थी बची थी उसके पास में। तो उसने कहा कि स्वामी जी बस मुझे क्षमा कीजिए,
मैं ना बस 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर इस लड़की के मैटर में से मैं निकल जाऊँगा। तो स्वामी जी ने मान लिया, ठीक है भाई कोई बात नहीं, 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। और मुझे बोला कि अनुराग कोई चिंता की बात ही नहीं है, 1 हफ्ते का टाइम है और 1 हफ्ते के बाद में वो सब चीज़ों में से मुक्त हो जाएगा। मुझे ना इस बात पे थोड़ा डाउट ही था, क्योंकि जो लड़का पिछले सालों से इस मैटर से छूट नहीं पा रहा, वो 1 हफ्ते के अंदर कैसे छूट जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। मैंने इसलिए स्वामी जी को बोला नज़र रखिएगा थोड़ा उस पर, ठीक है, क्योंकि 1 हफ्ते में छूटने जैसा मैटर नहीं है। तो बोला अरे तो उसने बोल दिया ना हो जाएगा काम। मैंने बोला ठीक है स्वामी जी, आपको इतना विश्वास है तो कोई बात नहीं, ठीक है। समय के साथ में 1 हफ्ते के बाद में कुछ महीना पर निकल गया होगा। मैंने एक बार ऐसे ही पूछने को उस वॉचमैन से मुलाकात हुई, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि वो अम्बरीश भाई और वो तुलसी वगैरह, बोले वो तुलसी तो बोले निकल गई, बोले वो यहाँ पे नहीं रहती। यानी मैंने बोला अभी तो नहीं आते ना वो, तो बोले नहीं नहीं अभी नहीं आते। तो मेरे को शांति हो गई, मैं बोला हाँ चलो अच्छा है नहीं आते तो। लेकिन अभी भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था, वो ये था कि अम्बरीश भाई अभी भी ऑफिस में नहीं आते थे, अभी भी आश्रम पे नहीं जाते थे। अब प्रश्न ये था कि भाई अम्बरीश भाई जाते कहाँ है, अगर वो वहाँ नहीं जा रहे, यहाँ नहीं जा रहे, आश्रम पे नहीं जा रहे, तो कहाँ जा रहे हैं। और इसी कारण से मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये क्या चक्कर है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और कुछ दिनों के बाद मैं आश्रम पर कुछ आई थिंक डोनेशन पोर्टल को शायद सिखाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए जा रहा था या कुछ काम था मैं आश्रम पर। मैंने क्या किया कि 8 गाँव के रास्ते से, जो साधक आए होंगे दांडी जानते होंगे, सीधा जाओ तो दांडी जाता है रास्ता, अगर लेफ़्ट ले लो तो 8 गाँव के रास्ते से वो निकलता है। और 8 गाँव के रास्ते पर मैंने टर्न मारा और थोड़ा आगे गया ना, तो अम्बरीश भाई की तब i20 सफ़ेद रंग की थी, और एक सोसाइटी में से अम्बरीश भाई की गाड़ी निकली और वो बराबर मेरी गाड़ी के सामने से ही ऐसे क्रॉस करके वो नवसारी धाम की तरफ आ रहा। और हुआ ये कि वो बाहर निकला सो निकला, वो अपना मुंह छुपा रहा था। जैसे उसने देखा कि मेरी गाड़ी है, उसने मुंह छुपाया। वो मुंह छुपाना देख करके मैं समझ गया कि इसका मतलब कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है, जो ये छुपाने के लिए अपना चेहरा छुपा रहा है। भाई कोई आदमी किसी के घर पे जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, मुंह छुपाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं भाई चोरी करी है तो ही मुंह छुपाएगा आदमी। तो मैंने देखा उसकी तरफ, लेकिन मैं आगे निकल गया दांडी। और आने के बाद में मैंने देखा अम्बरीश भाई मिल ही नहीं रहे, खाना खाने को नहीं आ रहे, अगले दिन सुबह नाश्ते को नहीं आ रहे, चाय को नहीं आ रहे, हर जगह पर अवॉइड कर रहे हैं। और मैंने बोला भाई क्या बोलूँ इस चीज़ पर। समय के साथ में धीरे धीरे करके ऐसा हो गया कि अम्बरीश भाई ने स्वामी जी को ही इनडायरेक्टली पूछना शुरू कर दिया कि भाई तुलसी से शादी कर लूँ क्या। तो स्वामी जी ने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, कैसी बातें कर रहा है तू, ठीक है। तो बोले नहीं यानी उससे शादी कर लूँ क्या। तो स्वामी जी बोले कि किसी विवाहित लड़की, स्पेशली जो कि समर्पण विवाह में विवाहित हो, ऐसी लड़की का तू डाइवोर्स करवाएगा और डाइवोर्स करवा करके तू उससे शादी करेगा। बोले ऐसे में कभी सोचा है मैं साधुओं को क्या जवाब दूंगा इस बात का। तो अम्बरीश की इस बात को स्वामी जी गुरुमा ने कभी भी एग्री नहीं किया। जाहिर सी बात है कोई भी गुरु ऐसा काम कभी भी नहीं बोल सकता, किसी को नहीं बोल सकता। अब हो ये गया कि 2017 का एंड का टाइम था और स्वामी जी गुरुमा को तो पता नहीं था, मेरे को सुनने में ऐसा आया, वो भी कहीं से जो ऑफिसेज में मैं कार्य करने को जाता था ना सरकारी दफ्तरों से, कि भाई ये दीपक शर्मा कुछ आया था और डिवोर्स फाइल हुआ है या कुछ डिवोर्स का कुछ फाइनल वर्डिक्ट है, कुछ था पता नहीं, कुछ दिन पहले की बात बता रहे थे, शायद डिवोर्स हो गया है ऐसा कुछ। और मैं एकदम अलर्ट हो गया वो बात सुनते से, बिकॉज एक तरफ वो डिवोर्स दिखा, दूसरी तरफ अम्बरीश भाई का मुझे मैटर पता ही था। और मैं सोच में पड़ गया कि इसका मतलब क्या है, वो डिवोर्स दिया है इसका मतलब कि डिवोर्स हुआ, ठीक है कोई बात नहीं हुआ, लेकिन कहीं ये अम्बरीश भाई के घर में ना अम्बरीश भाई के साथ में तो जाने के चक्कर में कुछ तो नहीं हो रहा ना ये। तो मैं तो इंतज़ार ही करता रह गया। मई 2018 या 2017 में शायद कुछ आया, 17-18 में, तो साल प्लस के हो रहा है मेरे को। उस टाइम ऐसा आया कि अम्बरीश भाई ने सीधे मैरिज सर्टिफिकेट स्वामी जी के ड्रॉवर में ही रख दिया था शायद,
और वो देख कर के स्वामी जी झल्ला गए और एकदम स्वामी जी चिढ़ गए। और आप सभी को याद होगा उस टाइम स्वामी जी भड़क भी गए थे। और उस कारण से फिर ऐसा था कि भाई अब ऐसे लड़के को अगर हम रखेंगे समर्पण के अंदर तो भाई साधकों में थू हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है स्वामी जी ऐसे कार्य तो कर ही नहीं सकते। तो स्वामी जी को ये निर्णय लेना ही था। इसलिए उस टाइम इस बारे में अगर सबके जो थॉट्स पूछे गए तो सिवाय गुरुमा के, गुरुमा कुछ बोल नहीं रही थी। आखिर में गुरुमा ने भी बोला कि ठीक है भाई उसका लेटर निकाल दो, लेकिन ज़्यादा गुरुमा कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने और शाश्वती दोनों ने ही इस मामले में कहा कि स्वामी जी ऐसा अगर आगे बढ़ेगा तो भाई हमको ना फिर सब गलत कार्य चलाने पड़ेंगे। अगर इतना गलत चला लिया तो सब गलत कार्य एक्सेप्टेबल कहलाएंगे फिर। तो इस कारण से ना स्वामी जी मेरे हिसाब से उसको ना अब उसकी लाइफ में कुछ इंडिविजुअली सेट करने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिपेंडेंटली सेट करो भाई, दुनिया में हर कोई कमाता है, कोई समर्पण की ज़रूरत हर किसी को थोड़ी होती है। तो ऐसा हमारी सोच थी। तो स्वामी जी ने वो लेटर निकाला भी उस टाइम कि भाई उसको वो खुद ही क्या कहते हैं दोनों ट्रस्ट छोड़ के चला गया है ना, उसने बाबा धाम छोड़ने का निर्णय ले लिया है। जबकि वास्तविकता ये है कि ना उस समय उसने ट्रस्ट के ट्रस्टी पद से रिज़ाइन दिया था, ना आज तक उसने रिज़ाइन दिया है। वो तब भी ट्रस्टी था, आज भी ट्रस्टी है। लेकिन ठीक है, स्वामी जी ने ऐसा कुछ लेटर निकाला था पब्लिक में। और समय बीतते बीतते उन्हें ये लगा कि स्वामी जी का तो पूरा का पूरा विरोध था इस बात से कि उसको अंदर लेना ही नहीं है। लेकिन क्या हो रहा था कि भाई गुरुमा का एक सॉफ्ट कॉर्नर अम्बरीश भाई के प्रति बहुत ज़्यादा था और होगा, क्योंकि देखिए अम्बरीश भाई के बारे में ऐसा है कि गुरुमा का पहले से ही सॉफ्ट कॉर्नर था, दुनिया जानती है। ऊपर से भाई भले 4 गलतियां करे फिर भी अपने बच्चे के लिए माँ का दयाद्र होना कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन बार बार ना मीन्स मेरा सोच एक ही था कि भाई उसको उसकी लाइफ में इंडिविजुअली सेट करने के बजाय आप मीन्स गुरुमा बार बार में उसको अंदर लेने के प्रयास में कर रही थी, जो मुझे थोड़ा सा ना खटक भी रहा था। क्योंकि देखिए अगर वो अंदर आया तो भाई फिर ना बात ये नहीं रहती कि मैं योग प्रभा में हूँ और अम्बरीश सपोज करे कुछ और ट्रस्ट में है। लेकिन फाइनली समर्पण तो समर्पण है। चेहरा मेरा चेहरा तो भाई मैं किसी को दिखाने लायक रहूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरे भाई ने ऐसा किया तो भाई फिर मुझे सब कुछ चलाना पड़ेगा। तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। फिर गलतियों की ना फिर लाइन लग जाती है। फिर हर कोई बोलेगा कि भाई मूलाधार पकड़े हुए लड़के को आप रह सकते हो, तो फिर ना भी पकड़े हुए हम तो थोड़े करप्ट हैं, तो क्या दिक्कत है हमको चलाने में, हमको भी चलाओ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत का काम हो रहा था और इस वजह से मैंने बहुत इस मामले में मैं काफ़ी कड़क रहा। मैंने बोला स्वामी जी ये नहीं चल सकता, यानी आप शायद चला भी जाओ, मैं नहीं चला पाऊँगा स्वामी जी। और इन सब चीज़ों के चलते थोड़ी सी एक दरार पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि गुरुमा को कैसे भी करके अम्बरीश को अंदर लाना था और अम्बरीश भाई जो हैं उनको अंदर आना था। जाहिर सी बात है गुरुमा बार बार अम्बरीश भाई के घर पे जाके मिलती भी थी और अच्छी बात है, मिलना चाहिए, माँ है, रोज़ मिले, क्या दिक्कत है। लेकिन शायद उसके कारण क्या बोलते हैं वो चीज़ें अब तो कोई भी लड़की भाई शादी करेगी तो वही एकदम से कोई अपना कोई ऐसा तो करेगी नहीं, अच्छा ही रहेगा, कोई खुदा तो रहेगा नहीं। हर कोई अच्छे तरीके से ही बातचीत करेगा, सब कुछ करेगा। समय के साथ में ये हो गया कि भाई गुरुमा को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैनेजमेंट है अपना, वो मैनेजमेंट के लोगों को भी अम्बरीश भाई चाहिए। कारण है क्योंकि देखिए मैनेजमेंट के जो लोग हैं, ये मेरी सोच है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन आप बताइए सही की गलत। मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनको ना जो भी जैसे आश्रम के लोग हैं तो आश्रम को मैनेज करने वाले ट्रस्टीज हो गए, इन सबों का ना ऐसा है कि इनको खुद का कंट्रोल चाहिए हर जगह पर। और मेरा मानना था कि भाई ये साधकों का एक क्या कहते हैं पंथ है, तो हम सब साधक मिल के संभालें। इसमें कोई ऊंच नीच की बात नहीं कि तेरा ना मेरा किसी का नहीं, ये तो सबका है। इसमें क्या कौन ऊंचा ना कौन नीचा, लेकिन यहाँ पर क्या कंट्रोलिंग की एक पॉलिटिक्स चलती आई है और वो काफ़ी टाइम से चलती थी। लेकिन कंट्रोल करने के लिए ना वो लोग ये बात तो जानते थे कि वो कितना भी कुछ भी कर ले, स्वामी जी, गुरुमा, अम्बरीश, मैं और शाश्वती, हम लोग हैं एक तरह से गुरु परिवार, तो हम हो गए पत्थर की लकीर। और ऐसे केस में हमको रिप्लेस तो नहीं कर सकते हैं वो, लेकिन ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ऊपर चाहिए
तो ऐसा होना चाहिए जो उनके हिसाब से काम करे। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो खुद ज्ञानी हो। तो ऐसे केस में इन लोगों को तो चाहिए ही था कि भाई अनुराग भाई नहीं होने चाहिए, क्योंकि अनुराग भाई जो है भाई वो तो खुद का दिमाग लगाएंगे ही लगाएंगे, वो इस तरह से पपेट किंग की तरह नहीं चलने वाले। और इस कारण से अम्बरीश भाई अब उनके लिए बहुत ही अच्छा कैंडिडेट थे, क्योंकि अम्बरीश भाई ना केवल इमेच्योर रहे, साथ में दिक्कत ये हो गई कि उनकी अब ये जो हिस्ट्री हो गई है, अगर इस हिस्ट्री के साथ स्वामी जी ने कैसे भी करके अगर अम्बरीश भाई को अपना लिया तो इन लोगों की तो बल्ले बल्ले है। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना भाई कि मटमैले कपड़े पहन के कोई घूमने वाला आदमी है, उसके सामने आपके थोड़े से दाग वाले कपड़े भी साफ दिखाई देते हैं। तो इन ट्रस्टियों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि भाई अम्बरीश भाई को अगर स्वामी जी चला गए तो हम लोगों को तो चलाना ही पड़ेगा, और ऐसे में भाई कोई अपने ऊपर कोई बंदिश ही नहीं रहने वाली, और अम्बरीश भाई को अपने हिसाब से यूज़ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सोच से इन लोगों ने स्वामी जी गुरुमा को इस दिशा में धक्का दिया कि अम्बरीश भाई की बहुत आवश्यकता है, अम्बरीश भाई को लोग बहुत याद करते हैं, अम्बरीश भाई की बहुत आवश्यकता है, और अम्बरीश भाई को लोग तो चाहते हैं कि अम्बरीश भाई बस अंदर आ जाएं, और ऐसा वैसा सब दुनिया भर की बातें। और इन सब के चक्कर में भी स्वामी जी बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे थे। स्वामी जी बोले नहीं, ये गलत है, ऐसी चीज़ों को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, लोग कर जाए मैं नहीं कर सकता। तो हुआ ये कि समय के साथ में गुरुमा को कहीं ना कहीं शायद थोड़ा इमोशनल किया होगा कि गुरुमा आप ही कुछ करो, कैसे भी उसको अंदर लाओ। तो गुरुमा ने अम्बरीश को बोला भाई जल्द से जल्द एक बच्चा पैदा करो, तो होगा ये कि भाई आगे का मैं देखती हूँ कैसे करना। तो जैसे बच्चा हुआ, वो लड़की हुई, तो स्वामी जी की गोद में ला करके गुरुमा ने रख दिया, और गुरुमा ने बोला भाई मानती हूँ वो लड़की की गलती होगी, मानती हूँ अम्बरीश की भी गलती होगी, लेकिन इस बच्ची की क्या गलती है, इसको तो इसका अधिकार मिलना चाहिए ना। तो इसके अधिकारों के लिए उन दोनों को बंद कर दीजिए। और इसी कारण से स्वामी जी गुरुमा ने, यानी स्वामी जी ने मैंने फाइनली इमोशनल होकर के यह डिसीजन ले लिया। और अब मुख्य प्रश्न ये था कि स्वामी जी ने तो लेटर लिख दिया था कि भाई दोनों ट्रस्ट छोड़ दिए हैं, तो दोनों ट्रस्ट ही छोड़ दिए हैं, तो अम्बरीश भाई जो हैं वो क्या करेंगे। तो ऐसे केस में गुरुमा ने शायद ये बातें मैनेजमेंट के लोगों के साथ करी होंगी। उस समय आधार करके एक ग्रुप था जो कि मैनेजमेंट का काम करता था, उन लोगों के साथ मिलकर के ये बातें तय की गई कि भाई इसमें से गलियाँ निकालते हैं, हम एक फाउंडेशन बनाएंगे और हम पब्लिक को बोलेंगे कि भाई ट्रस्ट अम्बरीश भाई ने छोड़ दिए थे, फाउंडेशन में तो अम्बरीश भाई रह सकते हैं ना, अम्बरीश भाई ने ट्रस्ट को छोड़ा था, फाउंडेशन में तो रह सकते हैं। तो इस तरीके से गली निकल जाएगी। अब देखिए, यानी इसका मतलब सभी साधक तो बिल्कुल अंधे हैं, किसी को कुछ नहीं दिखता है ना, यानी कि ट्रस्ट हो या फाउंडेशन हो, दोनों समर्पण ही है, तो इतनी सी समझ तो साधकों को होगी ही होगी। लेकिन फिर भी भाई कोई बात नहीं, इसको एक सॉल्यूशन बना करके रखा गया, अम्बरीश भाई को फाउंडेशन में लिया गया। और मुझे कई सारे फ्लॉज भी नज़र आए फाउंडेशन के अंदर, वो एक अलग स्टोरी है, कभी बाद में बताऊँगा। लेकिन उन सब के चलते मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं फाउंडेशन का हिस्सा नहीं रहूँगा, और इससे दरार थोड़ी और बढ़ गई और इनको थोड़ा और कहने का मौका मिल गया कि भाई अनुराग भाई अड़ियल है ना, ऐसे हैं वैसे हैं। तो अम्बरीश भाई की जो पूरी की पूरी जो अभी तक की कहानी रही वो कुछ इस तरह से रही। इसके आगे भी समय के साथ में अगर आप देखेंगे तो जो अनुभूति पोर्टल बनाया था, आज वो अनुभूति पोर्टल कहाँ है, कहीं नहीं। और इस अनुभूति पोर्टल को भी क्या किया, अम्बरीश भाई ने सेम पैरेलल एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, अब हमने ये नया सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया है, ठीक है। ऑरा ऐप बनाई, साधकों का उसमें क्या बुरा हो रहा था, सबका भला ही हो रहा था। तो अम्बरीश भाई क्या बोलते हैं कि भाई वो ऑरा ऐप, अम्बरीश भाई तो नहीं बोले, जयेश पंडित जी ने डिक्लेयर किया था कि ऑरा ऐप जो है बंद हो रहा है, लेकिन पीठ पीछे से ये पूरा का पूरा जो काम था ये कहीं ना कहीं इन्हीं मैनेजमेंट के और इन लोगों ने मिलकर के किया है। नहीं तो अदरवाइज सब साधकों का जब भला हो रहा है, सब साधकों को सुनने को मिल रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। अभी भी मेरा एक कहना है, इस ऑरा ऐप में कहीं ना कहीं जयेश पंडित जी को थोड़ा वजन बढ़ रहा था, क्योंकि अब सब्सक्राइबर्स लेना बंद करने को बोल दिया स्वामी जी ने, उन्होंने सब्सक्राइबर्स लेना बंद कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ उनको सर्वर की कॉस्ट, सब कॉस्ट उनको झेलनी पड़ रही है, तो उनको महंगा पड़ रहा था। इसके एक सॉल्यूशन के तौर पर मैंने साउंड क्लाउड को पेश किया। वो साउंड क्लाउड
इसलिए पेश किया कि वो एक तरह से अल्टरनेट भी हो जाता है, और ऑरा ऐप जो है उसकी बजाय ये पूरी तरह से फ्री है, सब साधकों को सुनने को मिलेगा। मैंने तो गुरु कार्य की भावना से ही किया था, अब इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि अनधिकृत कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। देखिए ये सब चीज़ें जो कुछ भी हुई, मेरा सिर्फ इतना कहना है, मेरे हर एक काम के ऊपर इस तरह से पानी फेरा गया, क्या ये सिर्फ एक संयोग है? क्या इसमें कोई सत्य, दूसरी कोई सत्यता है ही नहीं? या ये क्या मेरा ही मन का भ्रम है, या इसमें कोई सत्यता भी है? तो इन बातों को आप सब परख लीजिए, और मेरी क्या सोच थी, क्या है, आगे भी क्या है, ये सब चीज़ें आप सब खुद जांच परख के इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। अम्बरीश भाई का जो पूरा का पूरा मैटर था वो ये था। अब जहाँ तक बदनामी का सवाल है, मैंने कोई भी इन राइटिंग आप ढूंढ लीजिए, कहीं मैंने कुछ नहीं लिखा। और जहाँ तक बात है कि भाई ऐसा भी नहीं कि भाई किसी ने कुछ लिखा हो और उस पर मैंने कमेंट दिया हो कि हाँ ये अम्बरीश भाई की हिस्ट्री ऐसा ही है, वैसा है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब कि मैंने कहीं ना कंसेंट दिया, ना मैंने कुछ लिखा, ना मैंने बोला, ना यूट्यूब वीडियो है, ना कुछ है। तो ये पूरा आरोप ही मिथ्या है। तो इस तरीके से ये पूरा थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन आप सबों को स्पष्टीकरण देने के लिए पूरी बातें बताना आवश्यक था। जय बोल।